Good morning, my dear students. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा। मतलब पढ़ लो चाहे जहां से, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं से। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम था टाइम एंड टेंस। उस टॉपिक का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? उस टॉपिक का नाम था टाइम एंड टेंस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन का रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों? टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन का रिलेशन होता है। आप कह सकते हो कि टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी कार्य की होने की सूचना मिलती है, उसे हम टेंस कहते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं। या आप इससे इस तरह से भी कह सकते हो कि जिस समय में जो एक्शन कंप्लीट हुआ, जिस समय में जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसको बतलाने का काम जो है वो टेंस करता है। इसको सिंपल तरीके से और हम इस तरह से जान सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी एक्शन है, कोई भी एक्शन है वो किस समय में कंप्लीट हुआ है या किस समय पे हो रहा है, उसको बतलाने का काम जो है वो टेंस करता है। जैसे मैं बोलूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब एक्शन हुआ पढ़ाना, और कब पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं। तो इसको इसी चीज को बतलाने का काम जो है वो टेंस करता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल टेंस शुरू किया था, तो आपने क्या शुरू किया था सर? टेंस शुरू किया था। अब इस सेंटेंस में समय क्या बतला रहा है सर? तो समय बतला रहा है पास्ट की बात कर रहा है, मतलब भूतकाल की बात कर रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस और बोलूं कि मैं जो है कल टेंस शुरू करूंगा, मैं कल टेंस शुरू करूंगा, तो मैं क्या शुरू करूंगा सर? टेंस शुरू करूंगा। कब करूंगा सर? फ्यूचर में करूंगा। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन का रिलेशन होता है। टाइम और एक्शन का क्या होता है? रिलेशन होता है। अब हम लोगों ने आगे पढ़ा कि टाइम जो है उसे टेक्निकली हम लोग 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे एक हम बोल देते हैं प्रेजेंट टाइम, दूसरा बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों पास्ट टाइम, और तीसरा बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर टाइम। तो यहां पे टेक्निकली टाइम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग में सर? तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम, मतलब समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा पास्ट टाइम, समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। फ्यूचर टाइम, समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को महसूस नहीं करते हैं, किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। उसके बाद आता है एक्शन। उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है एक्शन। तो एक्शन को टेक्निकली हम 4 टाइप्स में बांट देते हैं। जैसे पहला इंडिफिनिट एक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तीसरा परफेक्ट एक्शन, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो यहां पे हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस जो है वो टाइम और एक्शन का रिलेशन है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है और फ्यूचर टाइम होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि एक्शन को हम लोगों ने 4 टाइप्स में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से सर? तो इंडिफिनिट एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब आपको पता ही है कि इंडिफिनिट एक्शन किसे कहते हैं सर? जिसमें हमें समय का पता नहीं चलता है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन जिसमें कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है।
परफेक्ट एक्शन, जिसमें जो एक्शन स्टार्ट हुआ है वो एक समय आने के बाद वो कंप्लीट भी होगा। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जिसमें उस एक्शन में परफेक्ट का भी कुछ भाग रहेगा और कॉन्टिन्यूअस का भी भाग रहेगा, मतलब एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट रहेगा और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा होगा। उसके बाद जब हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा बच्चों, कि टेंस जो है वो टाइम और एक्शन का रिलेशन है। किसका रिलेशन है सर, टाइम और एक्शन का रिलेशन है। अब हम लोगों ने सीखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम को बतलाने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, एक्शन को बतलाने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रही है बातें। अब टाइम को बतलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है सर, वर्ब की। और ये वर्ब कौन कौन सा हो सकता है सर, वी हो सकता है, हैव हो सकता है। ये सब क्या बतलाता है, ये सब जो है टाइम को बतलाता है। अब जब मैं वर्ब की बात करूं, एक्शन की बात करूं, तो एक्शन कौन सा वर्ब है सर, तो डू। ये क्या करता है सर, ये एक्शन को बतलाता है। तो यहां पे हम यह समझ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम और एक्शन को बतलाने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ रही है और एक्शन को बतलाने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ रही है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि वर्ब के जो है वो 5 पैटर्न होते हैं। वर्ब के कितने पैटर्न होते हैं बच्चों, 5 पैटर्न। कौन कौन से, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में वर्ब और मैं लिख सकता हूं वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। उसके बाद मैं लिख सकता हूं वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। उसके बाद मैं लिख सकता हूं वर्ब ऑफ प्लस आईएनजी, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसके बाद मैं लिख सकता हूं एस और एस, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप इसे आप इसे कभी भी V1 नहीं बोलेंगे, V2 नहीं बोलेंगे, V3 नहीं बोलेंगे। हमेशा टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चों इसे आप वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे और सिंगुलर फॉर्म बोलेंगे। समझ में आ रही है बच्चों। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट टाइम को बतलाने में मदद करता है। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो पास्ट टाइम को बतलाने में मदद करता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट एक्शन को बतलाने में मदद करता है। वर्ब ऑफ प्लस आईएनजी जो है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को क्या करता है सर, शो करता है। उसके बाद आता है फ्यूचर टाइम। उसके बाद क्या आता है सर, फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम को दिखलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा विल और शैल हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो आप बहुत ही आराम से देख सकते हो कि वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म के लिए हमें प्रेजेंट टाइम शो करता है, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म जो है वो पास्ट टाइम को शो करता है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट एक्शन को शो करता है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करता है। और फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए हमें विल और शैल की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अब जो है हम सिर्फ वर्ब के मदद से हम किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। सिर्फ वर्ब के हेल्प से हम किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं
अगर मैं बोलूं कि मोनिका was playing मोनिका was playing cricket, तो वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर? तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। प्लेइंग कौन सा फॉर्म है सर? प्लेइंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म को क्या शो करता है सर? वो पास्ट टाइम शो करता है। और प्लेइंग हो गया कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको पता है कि जब टाइम और एक्शन मिलता है वो अपने आप में टेंस बन जाता है। मतलब इस एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों, टाइम क्या बतला रहा है? पास्ट बतला रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? प्लेइंग हो रहा है। तो आप कह सकते हो मोनिका वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मोनिका वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये चीज से आप समझ में आ गया। अब आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी सेंटेंस को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब के मदद से आप क्या कर सकते हो बच्चों? सिर्फ वर्ब के मदद से आप किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। इसीलिए टेंस के डिफिनेशन में ये बोला जाता है कि टेंस इज अ वर्ब ऑफ फॉर्म। टेंस क्या है सर? फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। क्या है? तो आप कह सकते हो बच्चों कि टेंस जो है वो कुछ नहीं है सर, वो सिर्फ अपने आप में क्या है सर? सिर्फ वर्ब है। टेंस जो है वो अपने आप में क्या है सर? तो सिर्फ वर्ब है। अब इसके आगे मैंने बताया था आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस का काम सिर्फ एक्शन को और टाइम को बतलाना नहीं होता है। टेंस का काम सिर्फ एक्शन और टाइम को बतलाना नहीं होता है। टेंस का काम जो है बच्चों वो इंफॉर्मेशन देना भी होता है। क्या करना होता है सर? इंफॉर्मेशन देना भी होता है। जैसे इंफॉर्मेशन क्या देते हैं सर? जैसे एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन देते हैं आई गो टू स्कूल, आई टीच इंग्लिश, आई हैव अ कार। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं मेरे बच्चों, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं सर? ये सारे सेंटेंस जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे सर? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो ये आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों टाइम का कहीं जिक्र नहीं है। आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कार है। तो इसमें आप बता सकते हैं मेरे बच्चों कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात कर रही है, इसमें एक टाइम का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो क्या सर ये टेंस नहीं है? बिल्कुल बच्चों ये टेंस है। क्यों? क्योंकि टेंस का काम सिर्फ ये बतलाना नहीं है कि एक्शन जो है वो किस समय में हुआ है। टेंस का काम है इंफॉर्मेशन भी देता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन भी देता है। तो आप ये बोलोगे कि टेंस जो है वो गिव्स इंफॉर्मेशन एंड टाइम प्लस एक्शन। उसे क्या बोलेंगे बच्चा? उसे हम लोग टेंस बोलेंगे। अब जब हम टाइम और एक्शन को ऐड करते हैं मेरे बच्चों, जब हम टाइम और एक्शन को ऐड करते हैं तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम टाइम और एक्शन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइम और एक्शन जुट गया सर, ये हो गया प्रेजेंट आपका टाइम और इंडेफिनिट हो गया एक्शन, और टाइम और एक्शन जुट के क्या बन गया सर? ये बन गया टेंस। तो इसी तरह से ये जो आपके पास 4 एक्शन है बच्चों, वो एक टाइम में 4 एक्शन होंगे तो वो बन जाएंगे
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो क्या बन जाएंगे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद बन जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद बन जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है? तो ये किसकी बात हुई सर? ये प्रेजेंट की बात हुई। अगर इसी में है, इसी में हम पास्ट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में भी कुछ नहीं होगा बच्चों, यहां भी टाइम जुट जाएगा पास्ट, और एक्शन जुट जाएगा इंडेफिनिट, और ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से मैं बोलूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हो जाएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप जो बच्चे जो है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने टाइम और एक्शन को जोड़ा और वो क्या बन गया? टेंस बन गया। टाइम और एक्शन को जोड़ा, वो क्या बन गया? टेंस बन गया। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे कि जहां भी टेंस आएगा वहां जिक्र टाइम का भी होगा और एक्शन का भी होगा। और आपको मैंने क्या बताया कि टेंस का जिक्र अब वहां भी होगा जहां पे हमें इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होगी, जहां पे हमें इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होगी। उसके बाद एक टाइम और बचता है बच्चों, जिसे हम लोग बोल देते हैं फ्यूचर टाइम। क्या बोल देते हैं सर? फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम में क्या हुआ सर? फ्यूचर टाइम में हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये हुआ सर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है तीनों टेंस के बारे में जान लिया कि तीन जो टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, उसके जो भाग निकल के आएंगे, उसके जो पार्ट्स निकल के आएंगे, वो हर एक टेंस के चार चार पार्ट्स निकल के आएंगे। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स, पास्ट टेंस के चार पार्ट्स एंड फ्यूचर टेंस के चार पार्ट्स। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे टेंस मतलब कि 4 इंटू 3 मतलब 12। अब मैं 12 टेंस का जिक्र जो है एक एक करके सभी टेंस के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा कि टेंस जो है क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर चीज की जानकारी जो है अब मैं मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके दूंगा। तो अब जो है आप जो है सबसे पहले हेडिंग डालिए मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रेजेंट टेंस। आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चों प्रेजेंट टेंस। और इस प्रेजेंट टेंस में मैं बात करूंगा, किसका करूंगा सर? तो मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं किसका बात करूंगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें यह जानने की आवश्यकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहां करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहां करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम जो है वो
परमानेंट एक्शन में करेंगे। कहाँ करेंगे बच्चों? परमानेंट एक्शन में, मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो परमानेंट का सेंस दे। किसका सेंस दे? परमानेंट का सेंस दे। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये आपका मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया टाइमलाइन। ये क्या हो गया सर? टाइमलाइन। अब मैं जैसे बोलूं यह टाइम जो है वो फ्यूचर टाइम हो गया सर। यह टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम हो गया सर। प्रेजेंट टाइम के थोड़ा पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा पास्ट टाइम सर। तो अब आप बता सकते हैं कि परमानेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो परमानेंट एक्शन को शो करता है, मतलब परमानेंट सेंस देता है। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, कि आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूं। तो मैं स्कूल जाता हूं कहने का मतलब यहां सेंस क्या निकल रहा है बच्चों? यहां सेंस निकल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, मतलब मैं आज भी स्कूल गया था, कल भी स्कूल गया था और कल भी स्कूल जाऊंगा। मतलब यह सेंटेंस जो है वो तीनों टाइम में क्या हो रहा है? ये तीनों टाइम को फॉलो कर रहा है। तीनों टाइम को क्या कर रहा है सर? फॉलो कर रहा है। मतलब ये एक परमानेंट सेंस दे रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसका मतलब मैंने कल भी इंग्लिश पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ाऊंगा। मतलब ये कैसा सेंस दे रहा है सर? ये परमानेंट सेंस दे रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा हमें जो है वो परमानेंट सेंस देगा। क्या करेगा सर? परमानेंट सेंस देगा। और जो भी सेंटेंस जो है वो परमानेंट सेंस देगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सूरज पूरब से उगता है। तो सूरज पूरब से उगता है बच्चों, तो ऐसा तो नहीं है कि कल उगा था आज नहीं उगेगा, कल नहीं उगेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम वहां करेंगे जहां पे हमें परमानेंट सेंस देगा, जहां पे हमें परमानेंट सेंस देगा। अब मैं इसके जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं सर? बेसिक अब मैं क्या करूं? बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा सर? तो इसकी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले अच्छा यहां लिख लो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो है यहां बात आएगी वो आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी आएगी सर? अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी के बाद एक और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है? कि अगर ये किसके लिए हुआ सर? तो ये हुआ प्लूरल के लिए। ये किसके लिए हुआ सर? तो ये हुआ सिंगुलर के लिए। तो जब भी सिंगुलर की बात होगी उसमें वर्ब में हम एस और एस का प्रयोग करेंगे। जब प्लूरल की बात होगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब की बात करेंगे। अब यहां हम देख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये मैं बोलूं कि दे प्ले
क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब मैं इसकी बात करूं तो ही प्लेज लूडो। तो आपको पता ही है सर प्लूरल किसे कहते हैं, तो आपको सबको पता है कि प्लूरल जो कहते हैं वो कहते हैं मोर देन वन को, और सिंगुलर का किसे कहते हैं सर, तो सिंगुलर कहते हैं ओनली वन को। समझ में आ रही बात है। तो आप एक बार फिर से ध्यान दे के देख लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है क्या है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कैसा सेंस देता है सर, परमानेंट सेंस देता है, परमानेंट एक्शन को शो करता है, जिसमें कि है तीनों टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, मतलब इस ऑल टाइम को वे परमानेंट सेंस फॉलो करता है। जैसे मैं लिखूं आई गो टू स्कूल, आई टीच इंग्लिश, आई प्ले लूडो, तो आप जो है ये तीनों टाइम को क्या कर रहा है सर, फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो है हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। उसके बाद मैं सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है प्लूरल के लिए और दूसरा स्ट्रक्चर बनता है सिंगुलर के लिए। तो प्लूरल स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ईएस लगेगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट। जैसे दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेज लूडो। तो यहाँ पे दे क्या है सर, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ये आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ही क्या है सर, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आ गया बच्चों, ये आ गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। उसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई, किसकी बात हुई बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं दूसरा सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, नॉट का प्रयोग करते हैं। अब ये जो नॉट है, अब ये जो नॉट है वो सेंटेंस में कहाँ रहता है सर, इसकी प्लेस क्या होती है, इसकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होती है। तो नॉट जो है बच्चों वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है और मेन वर्ब के पहले रहता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है और मेन वर्ब के पहले रहता है। कौन सर, नॉट, कौन सर, नॉट। तो अब जो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस जो है सर, नेगेटिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो है, वो क्या है सर, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या है सर, यहाँ तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम जो है किसकी, जब मेरे पास नहीं है तो मैं किसकी मदद लूंगा, मैं लूंगा डू की मदद। तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू और डज। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो निगेटिव बनाने के लिए हमने जो है डू डज का क्या लिया, मदद लिया, और मदद लेने के बाद यहां स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया कि सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहां देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये डू क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया और ये मेन वर्ब है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले क्या लगता है सर, नॉट लगता है। अब जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे डू है सर, ये क्या है, डू। तो डू किसके लिए लगता है सर, डू लगता है प्लूरल के लिए, और यहाँ आई जो है वो प्लूरल की तरह काम करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें आई जो है वो प्लूरल की तरह काम करता है,
भाषा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, भाषा को आसान बनाने के लिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें सिंगुलर की, तो सिंगुलर में मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के साथ डज हो गया, डज के साथ नॉट हो गया, नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ पे डज आ गया मतलब ये क्या शो कर रहा है सर, सिंगुलर, मतलब आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा सर, वो होगा सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए ओनली वन, तो ही हो गया, ही हो गया। उसके बाद डज नॉट हो गया, ही डज नॉट रीड पोइम। वो सर वो क्या नहीं पढ़ता है, वो पोइम नहीं पढ़ता है। तो आप डज देख रहे हो, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, और ये आपका मेन वर्ब है। तो आप बता सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और मेन वर्ब के पहले नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बहुत ही अच्छे से आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमेशा परमानेंट सेंस देता है, वो हमेशा परमानेंट एक्शन में यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि प्लूरल के लिए होता है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट की जब मैं बात करूं तो यहाँ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करता है। इसके बाद अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सर, नॉट का प्रयोग करते हैं। और ये जो नॉट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। और जैसा कि हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस की बात की, तो नेगेटिव सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो जब इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम जो है किससे मदद लेंगे, डू से मदद लेंगे। क्यों सर, कि डू जो है वो प्राइमरी वर्ब है। डू क्या है सर, प्राइमरी वर्ब। और प्राइमरी वर्ब वो वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो आप इस तरह से समझ लेंगे। और उसके बाद मैंने जब मदद लिया डू और डज का वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो जब मैंने इसका मदद लिया तो ये बन गया सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू कहां लगेगा सर, तो डू जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगेगा। और डज कहां लगेगा सर, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं ही डज नॉट रीड पोइम, ही डज नॉट रीड पोइम। तो आप बहुत ही आसान तरीके से जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम बना देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नॉट कौन लगाएगा, नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक स्ट्रक्चर को, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है टेंस की गाड़ी अब आगे हमारी बढ़ चुकी है। तो आज जो हम लोगों ने सीखा वो यह सीखा कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर कैसे, हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ जो है हम लोगों ने आज
डिस्कस किया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि अब इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहां कहां करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहां कहां करते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए बच्चों, इसको पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा कल, आपको आना पड़ेगा कल। मतलब अब आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए और जानने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। तो आप जो है अच्छे तरीके से इसे पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और मुझे बहुत खुशी है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो है मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप लोगों का स्नेह बना रहेगा, हमें भी मनोबल बढ़ेगा, हमें भी पावर मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद और बाय। थैंक यू वेरी मच।